नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। दोपहर के 1 बजते ही हम जुड़ जाते हैं आपके साथ बनाने रणनीति शेयर बाजार को लेकर के। लेकिन मंगलवार का दिन मंगल मंगल नजर आ रहा है और शेयर बाजार बम बम हुआ जा रहा है। जी हाँ, जो एक बड़ी रुकावट 18,000, 18,100, 18,200 बना हुआ था, अब 18,000, 18,100 इन दोनों स्तरों को निफ्टी पार कर चुका है और 18,200 के बेहद नज़दीक है। तो बड़ा सवाल यही कि क्या आने वाले दिनों में अब बाजार नई तेजी के लिए, नई ऊंचाइयां छूने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत हालात बदले ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि विदेशी निवेशकों का रुझान अप्रैल महीने के अंदर जो है काफ़ी सकारात्मक हुआ है। तो एक तरफ DIIs की खरीदारी, दूसरी तरफ से FII का तड़का, ये बाजार, भारतीय शेयर बाजार को मजबूती दे रहा है। लेकिन क्या ये तेजी एक छलावा होगी या फिर वाकई में बाजार एक बार इस स्तर को पार करते हुए एक नई तेजी दिखाता हुआ दिखाई देगा? इन्हीं तमाम प्रश्नों के उत्तर हम इस कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो आज के जो बजिंग स्टॉक हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि 7-8% की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है, आपको वहां पर क्या करना चाहिए? जहां पर अच्छे नतीजे आए हैं वहां पर क्या एक बार प्रॉफिट बुक कर लेने का समय आ गया है, या फिर जहां पर नतीजे खराब आए हैं वहां पर अभी क्या करना चाहिए? इसके अलावा जो है हम कुछ एक ऐसे शेयर भी तलाशेंगे मिड कैप मार्केट के जो जिन्होंने हमने देखा पिछले 1 महीने में काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले, लेकिन क्या वहां पर जो है अभी भी संभावनाएं हैं? तो इन तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी अगले 1 घंटे में। और अब आपको रूबरू करा देते हैं अपने खास मेहमान। आज के हमारे साथ नितलेश पावस्कर जी मौजूद हैं, तकनीकी रूप से बाजार को देखते हैं, बाजार विशेषज्ञ हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आपकी तबीयत थोड़ी नासाज है, उसके बावजूद आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। लेकिन अब आपसे जानना यही चाहेंगे कि अब 17,180 ये आज का हम देख रहे हैं कि इंट्राडे हाई है और ऐसा लग रहा है कि बाजार अब इस जो एक सबसे बड़ा बैरियर 18,200 है उसको जो है तोड़ने को तैयार है। अभी भी आप जो एक मंदी की रणनीति थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, या आपको लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है और यहाँ पे अब खरीदारी का मौका आता हुआ दिखाई दे रहा है? जी सर, पहले तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अप्रैल मंथ मेरे लिए काफी खराब गया है। जितना 12 साल का एक्सपीरियंस था, सबसे मतलब वर्स्ट मंथ मेरे लिए था। और मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ ये चीजों को। जो भी ट्रेड मैंने दिए सभी मेरे अगेंस्ट गए थे। तो अभी के लिए मार्केट में जो रैली आई थी 16,800 से एक अच्छा उछाल देखने को मिला। 1,400 पॉइंट का रैली आया था। तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, हम लोग शॉर्टिंग की साइड में ही बैठे थे। तो अभी भी हम लोग एग्रेसिव होके शॉर्ट तो नहीं बना रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके चीजों को समझ रहे कि एग्जैक्टली क्या क्या होगा, क्योंकि जो भी लॉसेस है उसको कैसे रिकवर करना है। तो अभी के लिए अगर आप वीकली चार्ट को देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन चुका है। और साथ साथ एक जो रिट्रेसमेंट एरिया है 61% का एरिया, वहां पे मार्केट शायद से मेरे हिसाब से रुक सकता है। और मुझे लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा तेजी हो चुकी है। और कुछ अगर ग्लोबल से कुछ निगेटिव न्यूज आती है तो शायद हम लोग ज्यादा रिएक्शन दे देंगे, क्योंकि जितना हम लोग देख रहे हैं डाउ में भी इतना तेजी नहीं आया है जितना हम लोगों ने अप्रैल मंथ में 7 से 8% का एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बेस्ट लेवल होगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। आप भले शॉर्ट ना करो, लेकिन एटलीस्ट लॉन्ग मत जाना इस पोजीशन से। जो भी कुछ आपको मुनाफा मिल रहा है वो मुनाफे के साथ आप क्या कर लेना, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर लेना। आने वाला समय मार्केट के लिए काफी अच्छा होगा। अगर एक करेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे भर भर के बाइंग करना चाहिए। हम लोगों ने सोचा था कि 15,800 के आसपास हम लोग बाइंग करेंगे, लेकिन 16,800 से मार्केट घूम गया है। तो उस वजह से ये एक फ्रेश लेवल नहीं है बाइंग के लिए। आप भले कितना भी कह लो, कोई भी 19,000 आएगा, 20,000 आएगा, लेकिन मार्केट का एक नेचर होता है। और मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस लेवल से मैं एक चीज कहूंगा, जो वीक बायर है, सॉरी वीक जो बियर है, उनको निकाला गया है और ये बियर रैली कंटिन्यू हो सकती है जी। अगर कुछ चीजें होती है तो लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि भारतीय एयरटेल को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। भारतीय एयरटेल में 780 से लेके 800 इस रेंज में कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर जी। हम लोग 900 से लेके 950 ये टारगेट के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। साथ साथ बजाज फिंसर का एक काउंटर है 1360 से लेके 1370,
ये कंटिन्यूअसली उसके लिए काफी बड़ा हर्डल का काम कर रहा है। तो इसके नीचे ऊपर अगर जाता है तो मार्केट में हमें एक शानदार अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक। साथ साथ एक एक्सिस बैंक का काउंटर है, 872 के नीचे अगर बाजार फिसलता है तो 890 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें शॉर्ट साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। 820 रुपए का मेरा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। तो आपको अभी मिक्स सिचुएशन में काम करना पड़ेगा। जो तेजी आई है उसके साथ अभी आपको थोड़ा थोड़ा पोजीशंस करके अपनी हल्की करनी पड़ेगी पोजीशंस। एज ए डिस्क्लोजर मैंने क्लाइंट्स को ऑलरेडी पोजीशन शॉर्ट साइड की आज ही बनाने को कहा है। बीच में हम लोगों ने हमारे जो स्टॉप लॉसेस है वो ट्रिगर्ड करवा के जी। हम भी शांति से बैठे थे। 2-4 दिन का एक वीकेंड था, उसको एंजॉय कर रहे थे। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अच्छा मोमेंटम है मार्केट में, लेकिन जी। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया जी। भी देखने पड़ेंगे, जैसे मैंने जी। भारतीय एयरटेल का। अभी जो ठीक। आपका फोकस होना चाहिए वो जो जी। चले हुए काउंटर है उसको अवॉइड करें, जी। जो अभी फ्रेश ब्रेकआउट देंगे अब उसके सर, ऊपर अब ट्रेड करें। लोग, मैं आपको दूसरा जो तर्क आ रहे हैं वो बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि इतनी तेजी डाउ और नेस्डेक में देखने को नहीं मिली, लेकिन एक तर्क ये भी एनालिस्ट का है, जो बाकी एनालिस्ट हैं उनका ये तर्क है कि हमने इस साल, इस जनवरी के बाद से हमने इंटरनेशनल मार्केट को पूरी तरीके से अंडर परफॉर्म भी किया है। जहां हम देख रहे थे डाउ और बाकी जगहों पर 6-7-8% के पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले, हमारे बाज़ारों ने 0.25% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो एक ये, और दूसरा एफआईएस की जो बाइंग अब देखने को मिल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि ये इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। खैर, अब आगे देखते हैं कि क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, और सबकी निगाहें फेड के ऊपर भी हैं कि वहाँ से अगर कुछ संकेत अगर नकारात्मक मिले तो जैसा आप कह रहे हैं निश्चित रूप से एक दबाव बाजार में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वहाँ से कुछ ऐसी बातें निकल के आई जो पॉजिटिव हो तो लोग कह रहे हैं कि शायद ये तेज़ी जो है काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में जरा योगी पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंडित साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, कैसे हैं आप? और कल भी आपसे बातचीत हुई थी, बताइए सर क्या प्रश्न अधूरा रह गया आपका? सर, एक मेरा स्पार्क का शेयर लिया हुआ मैंने, इसमें 50 शेयर मेरे पास हैं। जी जी। तो इसमें क्या, इसका भविष्य क्या है आगे के लिए? इसको रखूं, क्या करूं सर? किस नज़रिए के साथ आपने लिया है? नजरिया तो मेरा कुछ नहीं है, प्रॉफिट के हिसाब से। अगर जब भी अच्छा लगेगा जब भी निकाल दूंगा मैं। तो अभी तो प्रॉफिट में है ना शायद आप? हाँ जी सर। जी। चलिए, तो अभी प्रॉफिट आपको हो रहा है करीब 25 रुपए पर शेयर का। सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी 195 पे ट्रेड करती हुई। जी जी सर। हाँ, 195 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। अभी जो है आपकी खरीद 170 के आसपास की है। पूछते हैं तकनीकी रूप से कैसा लग रहा है यहाँ पर, और क्या यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद की जा सकती है? सर, पिछले एक साल में देखें तो बड़ा ही वोलेटाइल काउंटर रहा है। 170 180 तक गया, फिर उसके बाद से रिकवरी आई, फिर 250 तक गया, और अक्टूबर नवंबर से वहाँ से फिर जो है हमने देखा कि वापस जो है वो 150 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। अभी कुछ रिकवरी में है और दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इन्हें क्या करना चाहिए यहाँ, इनके लिए क्या लक्ष्य आप देख रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? देखो, ये स्पार्क का काउंटर जो है वो 195 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा है। 200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये काउंटर 200 के ऊपर ट्रेड करके फिर कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम लोग 240 तक का भी लेवल इसमें देख सकते हैं। तो अभी के लिए इस काउंटर को होल्ड करें। 188 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करें, मेंटेन करें। अभी का जो माहौल है, अगर यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया 200 के ऊपर या 210 का कंसोलिडेशन करके, तो 240 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 50 रुपए के यहाँ से फ्रेश मोमेंटम के लिए हम लोग 7 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। तो 188 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करें, मेंटेन करें। अगर चाहिए तो 207 जैसे ही क्रॉस करेगा तो स्टॉप लॉस अपना 200 के आसपास लेके आना। फिर हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। 240 के आसपास जाएगा तो 50% क्वांटिटी बुक करेंगे, और उसके बाद एक बार फिर से रिव्यू करेंगे कि स्टॉक कैसे मोमेंटम में आ रहा है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इस बीच साक्षी जी, वंदना जी और तमाम जो हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं, वो आप एक के बाद एक जो प्रश्न भेजते रहते हैं, उससे अच्छा ये कि आपने प्रश्न पूछा है। अभी कार्यक्रम का आगाज़ हुआ है, थोड़ा समय दीजिए, आप सभी के प्रश्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहले आशुतोष जी से बात कर लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशुतोष जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार सर। मैं आपके प्रोग्राम का काफी बड़ा फैन हूँ और मैम सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आप, हम सब आपके फ़ैन हैं। आप दर्शक जो है इतना समय देते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सर, और क्या करते हैं आप? मैं सर लखनऊ से बोल रहा हूँ, टीसीएस एम्प्लॉय हूँ, सीनियर इंजीनियर। अच्छा, लखनऊ से बोल रहे हैं। लखनऊ जो है हमारा अध्ययन भी वहाँ पर हुआ, और बड़ा खूबसूरत शहर है लखनऊ। तो लखनऊ में भोजन जो है और ख़ासतौर से भाषा, ये दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं वहाँ पे। लखनऊ का कल्चर बहुत अच्छा है।
लखनऊ यहाँ में? साल भर पहले शिफ्ट हुआ हूँ। जी जी। आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर के हैं, चलिए ठीक है। हाँ तो जी, बाबा योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में रहते हुए अब आप लखनऊ जो है पहुंच गए हैं राजधानी में। चलिए अच्छी बात है। क्या प्रश्न है आज का? सर मेरा प्रश्न आईडीएफसी लिमिटेड को लेके है। मेरे पास आईडीएफसी लिमिटेड के 500 शेयर हैं 78 के प्राइस पे। मैंने 3-4 महीने पहले लिया था, बीच में 11 रुपए का डिविडेंड भी आ गया, काफी अच्छा। जी जी। तो और अभी आप कितने समय तक होल्ड करना चाह रहे हैं इसे आप? मैं अभी 1 साल और होल्ड कर सकता हूँ। मैं पूछना साल चाहता hold हूँ कर कि सकते क्या मतलब, हाँ, इसके क्या आगे चांसेज हैं? एक जी, जी, अभी तो न्यूज़ भी आई थी बीच में मर्जर की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का। जी जी जी, बातें हैं इस तरह की। और हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सकारात्मक रुख जो है वो एफआईएस की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल सेक्टर पे खास तौर से एफआईएस की नज़रें बनी हुई है। और ये देखिए जरा चार्ट्स पे आप देख सकते हैं किस तरीके का पॉजिटिव रिस्पांस अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से आपने कल देखा होगा कि हमने कहाँ एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं, इसके तमाम आंकड़े भी आपके सामने हम लेकर के आए थे। और उसमें फोकस वो फाइनेंशियल सेक्टर पे था। और वो हम देख भी रहे हैं किस तरीके से तमाम बैंकिंग शेयरों में, एनबीएफसीज में एक सकारात्मक रुझान बना हुआ है। 1 साल का नज़रिया है, आज भी 4% के आसपास की तेज़ी है। नितलेश पावस्कर जी, एफआईएस की तरफ से काफ़ी बाइंग हो रही है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिसके साथ इनके विलय की तमाम बातें चल रही हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं। अभी कैसे देख रहे हैं आप आईडीएफसी लिमिटेड को? यहाँ पर इनकी खरीद 78 रुपये की है, होल्ड कर सकते हैं? सर एक यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैंने कोई बैंक्स को रेकमेंड किया होगा तो आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड को काफी निचले लेवल से रेकमेंड करता आ रहा हूँ। और कंटिन्यूअसली अभी जो फॉल आया था उसमें भी क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था। 57 रुपीज के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आईडीएफसी लिमिटेड से अच्छा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चार्ट भी उसके स्ट्रांग है, दोनों के चार्ट एग्जैक्टली सेम ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। तो अभी के लिए आईडीएफसी लिमिटेड में एक चीज का ध्यान रखना, 85 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस डाल देना। अगर ये काउंटर 97 से लेके 100 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और अच्छा खासा मोमेंटम आता है तो आप इसमें जल्दी एग्जिट का ना सोचे। फिर इस पोजीशंस को क्या करें, लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन नीचे में 85 एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कि ये अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो आप अपनी पोजीशंस को क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना। अदरवाइज इस स्टॉक से दूर मतलब एग्जिट करने की मेरा कोई भी सलाह नहीं होगा। बढ़िया काउंटर आपने चुना है। चाहिए तो आप अगर थोड़ा सा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नीचे मिलता है तो आप वहां पे भी ले सकते हैं। क्वांटिटी 55 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए इस बीच जरा साक्षी जी से, साक्षी जी का प्रश्न ले लिया जाए। और साक्षी जी कह रही हैं कि 2-3 शेयर इन्होंने भेजे हैं सर, और ये कह रही हैं कि इसमें एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। और साक्षी जी का मैंने देखा कि जो उनके प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर वो मिड कैप और स्मॉल कैप पे उनका फोकस ज़्यादा रहता है। अब इन्होंने टार्सन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, तेजा इंडस्ट्रीज़ को आइडेंटिफाई किया है और पारस डिफेंस। ये जानना चाह रही हैं कि इनमें जो है एंट्री और एग्जिट ये कहाँ पर की जानी चाहिए। तो अगर आप इनमें से कुछ कंपनियों को ट्रैक करते हो तो आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो टार्सन पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है यहाँ पे, 2-2.5 हज़ार का वॉल्यूम आज बीएससी में अभी तक देखने को मिला है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखो पारस डिफेंस में लास्ट शो में मैंने कंसिडर किया था, अगर ये काउंटर 540 से लेके 560 इस रेंज में कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट दे देता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर में फिर ये स्टॉक 600 से लेके 650 ये लेवल दिखा सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन चुका है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जहां से उसने ब्रेकडाउन दिया था और जहां से एक बीएल्स एक्टिव हुए थे वो एक्टिविटी ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 550 के आसपास ही है। तो इस जोन में अगर कंसोलिडेट करता है 560 से लेके 540, इस जोन में कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देता है तो आपको 600 पहला टारगेट होगा और 650 आपका दूसरा टारगेट होगा। इस बीच जो है वंदना जी ने प्रश्न भेजा है, लेकिन वंदना जी आपका जो प्रश्न है वो म्यूचुअल फंड को लेकर के है। तो 1 से 2 में हम सिर्फ शेयर बाज़ार को लेकर के बातचीत करते हैं, लेकिन हाँ हर रोज़ शाम को 4 बजे जो है पर्सनल फाइनेंस के विषय पर बातचीत होती है। तो जिस दिन म्यूचुअल फंड पे बातचीत होगी उस दिन आपका प्रश्न हम अवश्य कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमारे तमाम कार्यक्रम देखते रहिए और आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड सेंट्रल में भी आपका कार्यक्रम शामिल हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड को लेकर के काफ़ी अच्छी कवरेज है मनी 9 की, तो आपके प्रश्न को अवश्य शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी हम खाली शेयर बाज़ार पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ चलते हैं पश्चिम बंगाल, कनौडिया साहब जुड़ चुके हैं। कनौडिया साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन है बीएससी का क्या प्रोस्पेक्ट है, बीएससी लिमिटेड का? बीएससी लिमिटेड का, अच्छा अच्छा अच्छा। पश्चिम बंगाल में कहाँ से बोल रहे हैं सर आप?
कलकत्ता से बोल रहा हूँ सर। कोलकाता से ही बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर। तो भोजन में संदेश पसंद है मीठे में आपको? हाँ जरूर पसंद है जी, बहुत ये तो यहाँ शानदार की सर। स्पेशलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और जब भी हमारा आना होता है तो निश्चित रूप से या फिर किसी का आना होता है वहाँ से, तो संदेश हम लोग जरूर लेते हैं। बताइए क्या किस भाव पे लिए हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट आपने निवेश कर दिया है, करना नहीं चाह रहे हैं? मैंने लिया नहीं है, मुझे मैंने इसको वॉच किया है तो मुझे लग रहा है कि अब ये ब्रेकआउट बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, तो वही पूछना चाहता हूँ कि अभी क्या प्रोस्पेक्ट है। बीएससी लिमिटेड का शेयर सर जब बाजार में तेजी थोड़ी सी बढ़ने लगती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है, और वही स्थिति देखने को मिल रही है। 532 के आसपास आ गया है, आज भी हम देख रहे हैं 1.5-2% के आसपास की तेजी बनी हुई है। आप कैसे देख रहे हैं इसे, और क्या जो इनका आकलन है या इनका जो अध्ययन है कि अब ये ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, आप भी उससे सहमत हैं क्या? देखो, ये काउंटर को मैंने आप ही की शो पे 420 के आसपास एक्यूमुलेशन का एक व्यू दिया था, और ऊपर में टारगेट 500 के ऊपर आसपास दिया था, और 500 को ब्रेकआउट करने के बाद 550 का टारगेट दिया था। तो ऑलरेडी ये मोमेंटम हो चुका है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो आप इसमें पोजीशंस ले सकते हो, क्योंकि मैंने जब रिकमेंड किया था तो 420 रुपीज के आसपास रिकमेंड किया था। अभी ऑलमोस्ट वो 25% का अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। तो जो रेट मैंने देखा है उसके बाद अगर वो 25 से 30% ऊपर भागता है तो वो लेवल के ऊपर रिकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर ये काउंटर 500 रुपए के आसपास अगर मिलता है, यहाँ से 5-6% का करेक्शन होकर अगर मिलता है 500 से लेके 480, इस रेंज में थोड़ा थोड़ा करके क्या कर सकते हैं आप, एक्यूमुलेट कर लेना। 450 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन अभी भी आपको लेना ही है इस लेवल के ऊपर, तो 100 शेयर्स लोगे तो यहाँ पे 25 ले लेना। उसके बाद 25% जो शेयर्स है वह 500 के आसपास, और बाकी का 50% जो शेयर है वो 480 के आसपास ले सकते हो जी। इस बीच जो है अब वक्त हो गया है अगले सेगमेंट में कुछ एक अच्छे शेयरों को बातचीत करने का, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें आप भी जुड़िए हमारे साथ, और कोई भी प्रश्न हो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, बाजार की इस तेजी में कैसे अच्छे शेयर आइडेंटिफाई किए जाएं, क्या प्रॉफिट बुक करने का वाकई वक्त है। 9311211874 ये आपका नंबर है जिस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप के जरिए सिर्फ आपको ये सवाल भेजना है। STOC के स्टॉक्स पे जुड़ा कोई भी आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अपने शेयर का नाम, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, कितने क्या नज़रिया है, क्या लक्ष्य के साथ आपने शेयर खरीदे, तमाम जानकारी के साथ हमें प्रश्न भेजिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके तमाम प्रश्नों को इसी कार्यक्रम के दौरान जो है सम्मिलित किया जाए। लेकिन इस बीच बजिंग स्टॉक्स, जी हाँ, हमने आपको शुरू में बताया था कि आज हम बातचीत करेंगे कुछ एक ऐसे शेयरों पे जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके जरा हम उन शेयरों को लेकर के आएँ, और उसके बाद से जो है पूछेंगे यहाँ पर कि क्या रुझान देख रहे हैं हमारे तकनीकी विशेषज्ञ। तो सबसे पहले जरा हम नज़र डालते हैं RVNL को लेकर के। RVNL में हम देख रहे हैं कि शानदार रैली, और इसी कार्यक्रम में एक हफ्ते 10 दिन पहले जो है 74 रुपये पे डॉक्टर रवि सिंह ने इसे रिकमेंड किया था। खबरें निकल के आने लगी, फिर उसके बाद से तमाम ऐसे कारण रहे इसकी वजह से तेज़ी रही, और अब जो है इसको नवरत्न का दर्जा मिल गया है। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि 10% तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। ज़रा इसके चार्ट ज़रा आप दिखा दीजिए, तो ये देखिए ज़रा किस तरीके का रुझान यहाँ पे, और यहाँ पर जो टारगेट दिए गए थे रवि जी की तरफ से वो 105 रुपये के थे, और आज तो हम देख रहे हैं कि वो अब 118 तक के लेवल देखने को मिले हैं। आज की इंट्राडे ट्रेड के अंदर हमने देखा 10% का उछाल देखने को मिला। 70-72 से सर जो चलना शुरू हुआ, इनफैक्ट 60-65 से चलना शुरू हुआ, 74 पे तो हमने हमारे अपने शो में रिकमेंड किया था डॉक्टर रवि सिंह ने। आप अब यहाँ पर और रैली और एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बची हुई हैं कुछ, या आपको लग रहा है कि प्रॉफिट जिसको बुक करना है बुक कर ले? अब देखो, यहाँ पे मैं एक राय दूंगा, ऑलमोस्ट 70% जिनका पोजीशन है वो बुक कर ले और बाकी की पोजीशंस को होल्ड कर लेना 90 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बोला है 90 रुपीज स्टॉप लॉस, ऑलमोस्ट जो काफी बड़ा स्टॉप लॉस है 30 रुपए का। क्योंकि अगर ये काउंटर यहाँ से भी चलता है और दुगना तिगना होता है तो मेरे हिसाब से अच्छा हो सकता है, लेकिन 70% प्रॉफिट तो जरूर बुक कर लेना। क्योंकि काफी चैनल्स के ऊपर और शोज में भी मैंने एक रिकमेंड किया था 77 के ऊपर जैसे ही निकलेगा इसमें 100 रुपीज के आसपास का एक टारगेट देखने को मिल सकता है, और स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। दूसरा जो काउंटर हम लोग कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे वो IRFC का, और उसमें एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली एक चीज कही थी कि 25 रुपए जब तक इसमें ब्रेकडाउन नहीं आता है तब तक हम लोग इसमें क्या नहीं करेंगे, पोजीशंस को एग्जिट नहीं करेंगे। आज वो काउंटर ऑलमोस्ट देखेंगे 34 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो
आरवीएनएल में 70% प्रॉफिट बुक करने की भी क्या करूंगा यहाँ पे। फ्रेश एंट्री की कोई सलाह होगी सर कि अभी जो लोग नहीं या सर, फिर फ्रेश एंट्री नहीं यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा अवॉइड कर लेना ठीक। क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक काफी चल चुका है। अगला शेयर लेकर के आया जाए और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और ख़ासतौर से अगर हम बात करें कि क्या रुझान देखने को मिला तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर जिसका जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, बहुत शानदार नतीजे Q4 के रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो एफआईएस की जो है बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है और शायद बाइंग भी इसी वजह से आ रही है कि जो अनुमान था कि नतीजे अच्छे रहेंगे। उन तमाम खबरों के चलते यहाँ पर हम देख रहे हैं 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर आप कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे सर, यहाँ पर आज कुछ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? जरा एक बार इंट्राडे चार्ट भी अगर आप चाहें तो दिखा दीजिए कि आज किस तरीके का रुझान यहाँ पर देखने को मिला है। सुबह से ही हम देख रहे हैं तेज़ी बनी हुई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नितिश जी आवाज आ रही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी अच्छा लग रहा है मुझे भी, और मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था अगर ये गिरावट मिलता है 57 के आसपास जो मैंने रिकमेंड किया था क्लाइंट्स को, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ऊपर में एक हर्डल है, इस हर्डल को मैं देखना पसंद करूंगा 70 रुपीज के आसपास। अगर ये काउंटर 67 से लेके 70 इस रेंज में कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो ये ऑलमोस्ट 85 से लेके 90 ये लेवल तक भी क्या कर सकता है, जा सकता है, क्योंकि इसका जो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट काफी मुझे अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो कंडीशन एक ही होगा, अगर फ्रेश कुछ बनाना होगा तो 67 से लेके 70 इस रेंज में ब्रेकआउट देना चाहिए, या फिर नीचे में अगर मिलता है 58 से लेके 60 इस जोन में तो 55 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशंस क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हो। एज ए डिस्क्लोजर ये क्लाइंट्स को मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है 57 के आसपास। अब जरा अगले शेयर पर आते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छा नतीजों का असर देखने को मिला और 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में हम देख रहे हैं कि एक बज़ बना हुआ है। यहाँ पर जो है तमाम जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो पोजीशन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी नतीजे उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है। 5% तक की तेज़ी आज देखने को मिली और 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर जो है आज जो है एम फाइनेंशियल ने बनाया है और सकारात्मक रुझान लगातार पिछले कुछ दिनों से ही यहाँ पर अगर हम देखें तो देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके का रुझान है, लेकिन हाँ थोड़ी सी रुकावट यहाँ पर इन्हीं लेवल्स के आसपास जो है वो बनी हुई है। क्या इस रैली में और इस शानदार नतीजों के बाद ये स्टॉक इस रैली को पार कर पाएगा? क्या कुछ सलाह रहेगी सर आपकी? आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जिनका भी पोजीशन है वो पोजीशन से क्या कर लेना, एग्जिट कर लेना, एटलीस्ट 50% का प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि ये काउंटर में 265 अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है फिर ये काउंटर नीचे में 245 से लेके 250 ये लेवल भी दिखा सकता है। क्योंकि जो जनरली मैं शॉर्टिंग के समय पे देखता हूँ, क्योंकि पिछले वाला जो टॉप था उसको मार्केट ने क्या किया है, फ्लिप किया है, और फ्लिप करने के बाद वहां पे ऊपर में शैडो है, सप्लाई एरिया के आसपास बन रहा है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, 262 से लेके 265 एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसके नीचे अगर जाता है तो आप अपनी पोजीशंस को क्या कर लेना, कट कर लेना, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 50% क्वांटिटी को क्या कर लेना, बुक कर लेना। 210 212 से ये स्टॉक चलना चालू हुआ है और अगर हम लोग परसेंटेज वाइज टर्म में देखेंगे तो भी एक अच्छा खासा मोमेंटम, मतलब ऑलमोस्ट 25-30% भी ये स्टॉक भाग चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी। तो ये यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है। तो ये वो 2-3 कंपनियां हैं जो कि आज सुबह से ही हम देख रहे हैं काफ़ी बज़ बना हुआ है और वॉल्यूम के साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम और ख़बरों के साथ यहाँ पर एक तेज़ी का रुझान बना हुआ है। तो अलग अलग शेयरों पे क्या तकनीकी विशेषज्ञ हमारे कह रहे हैं, उनकी राय हमने जानी, लेकिन आपको क्या निर्णय लेना है, आप अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से कोई भी रणनीति जो है वहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवालों का सिलसिला लगातार जो है बना हुआ है। तमाम सारे दर्शक हमारे साथ प्रश्न पूछ रहे हैं। इस बीच साक्षी जी कह रही हैं कि सर आपने बाकी जो हमारे स्टॉक्स थे उस पर जो है टिप्पणी नहीं दिलवाई। सर अगर आप टार्सन और ईडलवाइज पर भी इन पर टिप्पणी दे दें, क्योंकि साक्षी जी बहुत सारे दर्शक हैं तो सारे प्रश्नों पर तो नहीं, सारे स्टॉक्स पर बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन टार्सन और ईडलवाइज में एंट्री और एग्जिट का कोई आप लेवल बताएंगे सर? एक मिनट, इसका मैं जरा वीकली चार्ट देख लेता हूँ जी। इसके अलावा भी अर्जुन जी का प्रश्न टासन है। लिमिटेड में अगर हम लोग देखेंगे तो 580 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 560 से लेके 580 इस रेंज पे कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हो। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो और रिस्क थोड़ा सा ले सकते हो
तो अगर ये काउंटर 570 रुपीज के ऊपर निकलता है तो 555 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। शायद यहाँ से मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है और यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे देता है तो मोमेंटम ऊपर की साइड में आ सकता है। पहला जो टारगेट होगा वो प्लान करेंगे हम लोग 630 रुपए के आसपास का। और दूसरा कौन सा काउंटर सर आपने कहा? इसको लेकर के प्रश्न था इनका जी। एडलवाइज जी इस स्टॉक में थोड़ा सा नजर बनाए रखे, मोमेंटम है अभी भी स्टॉक में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखे, 68 से लेके 72 ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। ये रेंज जिस दिन ये ब्रेकआउट कर देगा तो एक बड़ा मोमेंटम आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ और मंथली में भी सेम सिचुएशन है। और स्टॉक में अभी के लिए जो इमीडिएटली सपोर्ट है वो काफी दूर है, 55 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे 68 से लेके 72 इस रेंज पे कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो हम लोग इसमें थोड़ा सा पोजीशंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, चलिए तो लेकिन ये मुझे पारस डिफेंस में थोड़ा सा एक अच्छा मोमेंटम आएगा ऐसा लग रहा है अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे देता है। ठीक, पारस डिफेंस में जो है एक अच्छा मोमेंटम आने वाले समय में जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन उम्मीद है साक्षी जी आपके काफ़ी हद तक जो सवाल थे उनके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। थोड़ी देर पहले हमने बजिंग स्टॉक्स के बारे में बात की, लेकिन एक बजिंग सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, और इस समय जो बजिंग सेक्टर बना हुआ है वो है ऑटो। ऑटो में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम ऑटो शेयरों के जो नंबर्स हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उनके शेयरों के प्रदर्शन अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ इसकी वजह है और क्या कुछ तमाम ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं, ये तमाम आंकड़े लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं। शौर्य, क्या कुछ अपडेट आपके पास और क्या कुछ डेटा आज शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ आप? जी विपुल जी, आज हमने देखा है कि ऑटो शेयर्स में एक मूवमेंट है और उसकी वजह है जो कल बिक्री के आंकड़े आए हैं। कल हमने देखा, अगर हम पैसेंजर व्हीकल से स्टार्ट करें तो एक 13% की तेजी दिखी है पिछले साल के मुकाबले। अगर आप कंपनी वाइज देखें तो ऑलमोस्ट मारुति, ह्युंडई, टाटा मोटर्स सब में इसी के आसपास की तेजी है। लेकिन टोयोटा में 6% की गिरावट देखने को मिली है पैसेंजर व्हीकल्स के रिटेल सेल्स में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकल के आया है कि जो रिटेल सेल्स उसमें 13% की तेजी है, जो होलसेल है सॉरी, लेकिन रिटेल सेल्स में सिर्फ 3.5% की तेजी दिखी है जो ग्राहकों को बिक रहा है। उसी के साथ हमने देखा टू व्हीलर्स में भी तेजी देखने को मिली है। सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प ऐसी कंपनी है जहां 3% की गिरावट हमें नजर आई है। साथ ही लेकिन हम बात करें अगर कमर्शियल व्हीकल्स की और 3 व्हीलर्स की, उसमें टाटा मोटर्स में 28% की गिरावट देखने को नजर आ रही है। वहीं अगर हम कंपनियों की बात करें तो अभी नतीजे आए हैं, मारुति जी के नतीजे आ गए हैं। उसके अलावा जो है मारुति के नतीजों में ये बताया गया है कि उनकी अभी थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, मतलब एक सॉफ्टनेस है वॉल्यूम में, लेकिन उनके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। ऑर्डर बुक का मतलब जब आगे वो उसे सेल करेंगे और रेवेन्यू बनेगा तो उन्हें एक रेवेन्यू विजिबिलिटी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ हमने अगर वो एक महिंद्रा CMI की बात करें जो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, उसमें भी यही निकल के आया है कि वहां पे यूरोप से अच्छी डिमांड आ रही है और साथ ही साथ इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल है। मारुति में अभी भी ब्रोकरेजेस ने बाय की रेटिंग देते हुए ही नजर आए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। वहीं बजाज ऑटो में भी वॉल्यूम में डिक्लाइन है, लेकिन उम्मीद ये है कि आगे आने वाले समय में अगर डिमांड रिवाइवल हुआ रूरल एरिया में तो उसमें एक तेजी नजर आ सकती है। तो यहाँ पर जो खरीदारी की सलाह कहाँ पर है ब्रोकरेज हाउस की, और बिकवाली की सलाह कहाँ पर? बिकवाली की सलाह है भी कहीं की नहीं? जी, बजाज ऑटो में होल्ड की सलाह दी है और जो महिंद्रा CMI है वहां भी उन्हें लग रहा है कि डिमांड अच्छी आ सकती है तो बाय की सलाह है। और मारुति में थोड़े बहुत टारगेट्स कम करते हुए नजर आए हैं ब्रोकरेजेस, लेकिन अभी बाय की सलाह नजर आ रही है। बाय की सलाह नजर आ रही है। और इसके ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम देख रहे हैं टू व्हीलर्स में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं और लोगों को उम्मीद है कि अभी रूरल डिमांड बनी रहेगी और नंबर्स कम से कम सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि आज थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। टू व्हीलर्स को लेकर कोई बात, आपको जानकारी आपके पास? जी, टू व्हीलर्स के साथ साथ एक कल नोबुरा ने एक रिपोर्ट जारी करी थी कि आगे डिमांड कैसे नजर आ रही है। उसमें कहा था कि टू व्हीलर्स की डिमांड अभी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ नोबुरा ने एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था कि जो इंक्वायरीज है पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर वो थोड़ी सॉफ्ट होती हुई नजर आ रही है और जो इन्वेंट्रीज है उसके दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा पूरा आगे का डायनेमिक देखें, पिछला साल कह रहे हैं कि अच्छा रहा था, पेंट अप डिमांड थी इसलिए ऑटोस में अच्छी देखने को मिली है, लेकिन आगे के समय की बात करें तो अभी एक इन्फ्लेशन बना हुआ है। रिसेंट के टाइम में कई गाड़ियों की कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए हैं, तो उससे डिमांड को असर आ सकता है। साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन अभी रुका और इंटरेस्ट रेट में भी एक थमा तो लोगों को रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि अभी आप खरीद सकते हो। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए थोड़ी सॉफ्टनेस दिखे, लेकिन उसी का ऑपोजिट पॉइंट क्या है, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक्स है तो उस वजह से उन्हें रेवेन्यू मिल सकता है। वहीं अगर हम ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें, जिसमें हमने देखा था कि ऑटो कंपोनेंट्स की कई कंपनियां अपने 52 वीक के क्लोज है, तो उस वजह से हो सकता है उसमें गिरावट देखने को मिले। ठीक,
चलिए, शुक्रिया शौर्य इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और ये आज के डिस्कशन में बताने के लिए कि ऑटो कंपनियों को लेकर के क्या कुछ रुझान इस समय देखने को मिल रहा है। तो भविष्य को लेकर कुछ एक कंसर्न है, खासतौर से पैसेंजर व्हीकल में इंक्वायरीज थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी है, लेकिन हाँ, अभी भी ब्रोकरेज हाउस जो है वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं लग रहा कि उनको काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। ज़्यादातर लोग होल्ड की सलाह दे रहे हैं या खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ऑटो पे सर आपकी राय, नितेश सर आप क्या कुछ सलाह दे रहे हैं? देखिए, ऑटो में जो भी टारगेट दिए थे वो मेरे हिट हो चुके हैं। पिछले समय पे 8,500 के आसपास मारुति दिया था, 8,800 चला गया था। उसके बाद टीवीएस मोटर को अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने बिकवाया था, ऑलमोस्ट 50 रुपये वहां से गिरा था। टाटा मोटर्स को 427 रुपीज के ऊपर हम लोगों ने ब्रेकआउट के ऊपर बाई का रिकमेंडेशन दिया था। 460 से लेके 470 टारगेट था। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से ऑटो से दूर रहना चाहिए। अभी ये हो गया है। आयशर मोटर एक कैंडिडेट था, लेकिन उसमें भी एक मोमेंटम आ चुका है, तो वेट करते हैं कुछ अच्छा खासा लेवल अगर मिलता है। अशोक लेलैंड को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि अशोक लेलैंड एक अच्छा काउंटर हो सकता है उसका, अगर हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे। लेकिन इसको मैं 2 बार एंट्री लेना पसंद करूंगा। अगर ये काउंटर 150 रुपए के ऊपर निकलता है तो ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, बाइंग साइड का पोजीशंस बनाएंगे। 144 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा और 160 रुपए के आसपास जाने के बाद मैं उसको रिव्यू करूंगा और स्टॉप लॉस को 150 के आसपास लेके आऊंगा। और टारगेट हम लोग फिर बात करेंगे 180 से लेके 200 रुपए की। तो अशोक लेलैंड के ऊपर फोकस बनाए रखे। बाकी के इसमें जो भी ट्रेड्स दिए थे मैंने पिछले समय पे, वो सभी टारगेट हिट हो चुके थे। इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि बाजार की चाल अब जाकर के थोड़ी सुधरी है, लेकिन कुछ एक मिड कैप शेयर ऐसे रहे हैं जिन्होंने पूरी तरीके से बाजार को आउट परफॉर्म किया है, और इन्होंने ये ऐसे छोटे मझोले शेयर रहे हैं जिन्होंने तमाम दिग्गजों के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब इनमें हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट कंपनियां शामिल हैं, और इसके अलावा देखिए इसमें ऑटो कंपोनेंट वाली ऑटो इंसलरीज के शेयर शामिल हैं, बैंक शामिल हैं। एक एक करके ज़रा इन कंपनियों को लाया जाए और हम ज़रा देखें ज़रा क्या स्थिति बन रही है। फैक्ट फर्टिलाइजर से 64% का, IB रियल एस्टेट 48%, वेल्सपन इंडिया, RVNL 57%, यूको बैंक 19% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर ये जो कंपनियाँ हैं, इनमें से बहुत सारी कंपनियाँ आपकी आंखों के सामने से गुजरी होंगी। बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं कि इन कंपनियों में अभी भी जो है बाय कॉल दी जा रही है, लेकिन ये कितना सेफ होता है? IDBI बैंक हम देख रहे हैं 19% का रिटर्न दे दिया है। अब लोगों के साथ ये दुविधा होती है, जिन लोगों ने मान लीजिए ऑलरेडी जो लोग निवेशित है। अदानी पावर में हमने देखा एक महीने में करीब 24% के आसपास का रिटर्न आते हुए दिखाई दिया। अदानी ग्रीन के नतीजे के बाद हम देख रहे हैं अदानी पैक में आज थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान है। कल परसों जो है शुक्रवार के दिन भी यहाँ पर तेजी एक देखने को मिली थी और आज भी एक मोमेंटम बना हुआ है। प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं अच्छा रुझान देखने को मिला है। जोमेटो करीब 24% के आसपास की तेजी है। JBM ऑटो में करीब 12-12.5% का रिटर्न देखने को मिला है, और अगर पूरे साल में देखें तो JBM में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। आप इनमें से कुछ ऐसे शेयर हैं जो आप ट्रैक करते हो, जो हाल फिलहाल में आपको लग रहा हो कि नहीं यहाँ पर अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बाकी है? देखो, ये स्टॉक्स के ऊपर मैं जाना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि एक मैं चीज हमेशा कहता हूँ, ब्रेकअप के बाद ही वो गर्लफ्रेंड पहले वाली अच्छी लगती है। और ये जो काउंटर पहले पिटे हैं, थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा रहे हैं, तो वैल्यूएशन वगैरह या फिर कम प्राइस की वजह से अट्रैक्टिव लगते हैं। और उसमें रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 40 रुपए वाला स्टॉक अगर 50 रुपए के आसपास जाता है तो 25% रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऊपर से वो गिरा है, जिन्होंने भी लिया है वो पोजीशंस उनकी ट्रैप हो सकती है। तो अभी के लिए इन स्टॉक से क्या करें, दूरी बना के रख सकते हैं, कोई भी स्टॉक्स में ना ले। अगर आपको लेना ही है तो जैसे मैंने कहा, भारतीय एयरटेल के ऊपर फोकस करें। 780 से लेके 800 इस रेंज में कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट आता है, तो ऊपर में 900 रुपए के टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो काउंटर मैंने कहा थोड़ी देर पहले, विप्रो को भी एक आप देख सकते हो। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक में आप जरूर जाए, और ऐसे स्टॉक से मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए। अभी के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का कोई भी व्यू नहीं है मेरा। बैंकिंग पे सर, जैसा कि हमने आपसे कहा, काफ़ी सवाल आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारी खबरें भी आ रही हैं, अखबारों के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं। एक काउंटर पे प्रश्न आया है और ये इन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया है, क्रिकेट प्रो न्यूज़ के नाम से इन्होंने अपनी खैर यूट्यूब ID बनाई है, और ये जानना चाह रहे हैं जम्मू और कश्मीर बैंक के बारे में कि जम्मू और कश्मीर बैंक जो है अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो JNK बैंक के ऊपर सर ज़रा आप राय दें। बीच में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर हमने देखा था कि बनता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद थोड़ी सी सुस्ती रही, और अभी हम देख रहे हैं 58-59 के आसपास ये शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबा अरसा हो गया और इन्हीं लेवल्स के आसपास सर ये हम देखते हैं कि एक रुकावट देखने को मिलती है 60 रुपये के आसपास पहुँचते पहुँचते।
यहीं पर आप देखिए जरा पहले किस तरह की रैली यहाँ पर देखने को मिली थी नवंबर काफी दिसंबर के बढ़िया रैली हमें देखने को मिल रहा है। 50 रुपीज के ऊपर 60 तक ये काउंटर गया था। तो लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा था, तो वो एक मोमेंटम स्लो हो रहा है। जब तक ये काउंटर 57 से लेके 60 इस रेंज में कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो आप थोड़ा सा फ्रेश एंट्री बना सकते हो। एज ए डिस्क्लोजर, ये मैंने क्लाइंट्स को, जो मेरे एडवाइजरी की क्लाइंट्स है, उन्होंने कुछ लिया था क्वांटिटी, तो उनको मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का राय दिया है। तो आप भी उसी के हिसाब से आप अपने पोजीशंस को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। 58 से लेके 60 इस जोन में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है तो आप बाइंग पोजीशंस करके जा सकते हो। तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई, लेकिन इन सब के बीच में सर एक और सेक्टर जिस पर जानना चाहेंगे आपकी राय, और वो है मिड कैप आईटी को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और खासतौर से आईटी ओवरऑल आईटी को लेकर के क्या कुछ सलाह आपकी रहेगी। और आईटी के बाद अगर आप थोड़ा सा समय दें तो एक छोटा सा सवाल रियल एस्टेट को लेकर के है, तो उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले आईटी पे आपकी राय क्या है? देखो, आईटी में अभी के लिए पेन जो है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन नीचे मिलता है तो डेफिनेटली आईटी में क्या करना है, पोजीशंस अपनी बाइंग साइड की बनाना जी। ओके। और रियल एस्टेट में मैंने पहले भी कहा था, डीएलएफ अच्छा लग रहा है, 400 रुपए के ऊपर आप ले सकते हो। जीएमआर इंफ्रा को ध्यान से रखे, 46 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेकआउट कर देता है तो बड़े टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें प्लान कर सकते हो। तो डीएलएफ और जीएमआर इंफ्रा दोनों के ऊपर थोड़ा सा क्या करे, फोकस करे। और डीएलएफ 400 के आसपास अगर मिलता है, 380 से लेके 400, तो धीरे धीरे करके क्या कर सकते हैं आप, इसमें एक्युमुलेशन कर सकते हैं। रियल एस्टेट में और कोई शेयर जो पसंद आता हो डीएलएफ के अलावा सर आपको? नहीं, और कोई शेयर नहीं है, उसी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। मैं काफी कम शेयर्स देखता हूँ और इसमें से कुछ अच्छा लगता है वही रिकमेंड कर देता हूँ। ठीक सर। सर चलते चलते कुछ एक शेयर जो रिकमेंड करना चाहेंगे, हालांकि आप ज़्यादातर जो है वो मंदी की सलाह देते हैं, लेकिन अभी लेवल्स पे एक दो शेयर कोई आइडेंटिफाई आपकी नज़र में दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो, दो ही शेयर्स मैंने पहले ही शो में कहा था। भारतीय एयरटेल मुझे अच्छा लग रहा है, 780 से लेके 800 इस रेंज में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली वहां पे एक बाइंग पोजीशंस क्या कर सकते हो, बना सकते हो। दूसरा एसेज नाउ अभी के लिए कोई स्टॉक नहीं है, और ये डीएलएफ और जीएमआर इंफ्रा, इन सबको ध्यान में रख सकते हो आप। तो डीएलएफ और जीएमआर इंफ्रा को आप ध्यान में रख सकते हैं। नितलेश जी, आप इस कार्यक्रम में जुड़े, अपना महत्वपूर्ण वक्त दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन जिन दर्शकों के प्रश्न हम शामिल नहीं कर पाए, आप प्रश्न भेजते रहिए, और जो नंबर है उसी नंबर पर भेजिए, और आपके प्रश्न जो है कल 1 से 2 में अवश्य शामिल किए जाएंगे। लेकिन पर्सनल फाइनेंस को लेकर के से आज 2-3 सवाल आए, म्यूचुअल फंड को लेकर के और भी तमाम विषयों को लेकर के, उसके लिए आपको शाम को 4 बजे प्रियंका संभव जी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को लेकर के, कि किस तरीके से क्लेम किया जाए कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम जो है वो रिजेक्ट ना हो। निशा शांघवी जी हमारे साथ मौजूद होंगी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और साथ ही साथ वो डायरेक्टर हैं प्रोमोर फिनटेक की। तो वो आपके तमाम प्रश्नों को लेकर के इसके उत्तर देंगी कि इंश्योरेंस क्लेम जो है वो किस तरीके से जो है अप्लाई किया जाए कि उसमें रिजेक्शन आपको नहीं मिल सकता। इसके साथ ही दिन भर की कॉर्पोरेट खबरों के लिए आप रात 10 बजे जुड़िए हमारे साथ मनी टाइम में, जहां पर आपको दिन भर की तमाम जो कॉर्पोरेट खबरें हैं, आपकी जेब से जुड़ी खबरें हैं, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें हैं, वो तमाम खबरें आपको रात को 10 बजे मिलेंगी, आपको सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। तो फिलहाल हेलो मनी 9 में हमको दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिए लगातार मनी 9 के साथ, और कल 1 बजे लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। सवाल भेजते रहिए, उत्तर देना हमारा काम है, आपके प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।